एक ऐसे घर के बारे में सोचिए जहां प्यार तो बेशुमार है पर खाना ना के बराबर, जहां हर कोई एक दूसरे के लिए अपनी भूख तक को खामोशी से कुर्बान कर देता है। आज हम अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन के जरिए एक परिवार के इसी खामोश बलिदान को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस खामोशी में छिपे अल्फाजों को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन दो शब्दों से, हाय राम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिद्धेश्वरी की एक गहरी थकी हुई आह है। ये एक माँ की पूरी थकान, उसकी बेबसी और दिन भर के संघर्ष का आप कह सकते हैं एक निचोड़ है। यही उस घर की खाली दीवारों में गूंजती है और हमें उस घर के माहौल का पहला एहसास कराती है। और उस माहौल की सच्चाई वो इस तस्वीर में है। ये सिद्धेश्वरी का 6 साल का बेटा है प्रमोद। अमरकांत लिखते हैं कि उसकी हड्डियां तक दिख रही हैं, हाथ पैर बासी ककड़ियों जैसे सूख गए हैं और पेट हाड़ी की तरह फूला हुआ है। सच कहूं तो लेखक के शब्दों में गरीबी की इससे ज्यादा सच्ची और दर्दनाक तस्वीर शायद ही हो सकती है। तो इस दिल को झकझोर देने वाली सच्चाई को कागज पर उतारा किसने? बात करते हैं इस कहानी के रचयिता की, अमरकांत, जिन्होंने अपनी कलम से सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस दौर के मिडिल क्लास जीवन की एक बिल्कुल असली तस्वीर खींची है। 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे अमरकांत जी का असली नाम श्रीराम वर्मा था। वे हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। 50 के दशक में जो नई कहानी आंदोलन चला, वो उसके एक मजबूत स्तंभ थे और उनके काम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे बड़े सम्मान भी मिले। अब सवाल उठता है कि ये नई कहानी आंदोलन आखिर था क्या? असल में ये आज़ादी के बाद का एक साहित्यिक दौर था जिसका एक ही मकसद था, शहरी और गांव के मध्यवर्गीय जीवन को बिना किसी बनावट के उसकी पूरी सच्चाई के साथ दिखाना। और दोपहर का भोजन की हर एक रोटी इसी सच्चाई की स्याही में डूबी हुई है। तो चलिए अब वापस कहानी में लौटते हैं और उस परिवार से मिलते हैं जिसके इर्द गिर्द ये दोपहर का भोजन और ये पूरी कहानी बुनी गई है। सबसे पहले आते हैं रामचंद्र, 21 साल के, घर के सबसे बड़े बेटे। एक लोकल अखबार में प्रूफ रीडर ही सीख रहे हैं। आंखों में उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जेब खाली है। वो घर की आशा है जो अभी अभी काम ढूंढकर नाकाम घर लौटा है। फिर है मोहन, 18 साल का, मंझला बेटा, हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी में लगा है। उसका भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, और उसकी खामोशी के पीछे भी अपनी ही चिंताएं और अपना त्याग छिपा हुआ है। और आखिर में घर के मुखिया मुंशी जी, कुछ समय पहले ही इनकी नौकरी चली गई है और तब से ये बस अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी बेरोजगारी की परछाई पूरे घर पर छाई हुई है। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो प्यार भरे झूठ जो दोपहर के खाने की इस रस्म का हिस्सा बन गए हैं। ये वो झूठ है जो एक माँ अपने परिवार को गरीबी के एहसास से बचाने के लिए बोलती है। पहला झूठ रामचंद्र की तरफ से आता है। जब सिद्धेश्वरी उसे और रोटी देने की कोशिश करती है तो वो फौरन मना कर देता है। क्या कहता है? नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। आइए इस झूठ को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहा गया कि पेट भरा है, लेकिन सच ये है कि वो अभी भी भूखा है। वो रोटी का टुकड़ा छोड़ने की बात करता है ताकि शायद घर में किसी और के हिस्से में आ जाए, पर जैसे ही माँ पानी लेने मुड़ती है वो उस आखिरी निवाले को मुंह में ऐसे रख लेता है जैसे कोई कीमती चीज छिपा रहा हो। ये है त्याग का खामोश प्रदर्शन। लेकिन इस खेल में सिद्धेश्वरी भी पीछे नहीं है। जब मोहन खाने बैठता है तो वो कहती है कि बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। ये एक छोटा सा झूठ है। क्यों बोला गया? बस इसलिए ताकि मोहन का हौसला बना रहे। अब मोहन का तरीका देखिए, वो बिल्कुल अलग है। जब माँ उसे और रोटी लेने को कहती है तो वो एक बहाना बनाता है। कहता है, रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती। ये भी एक झूठ है। और मकसद वही है, घर के दूसरों के लिए खाना बचाना। और जरा सोचिए, ये झूठ भी कितना सोचा समझा है। वो खाने में कमी निकालता है ताकि माँ को मना करने पर बुरा ना लगे। कहता है भूख नहीं है और बस थोड़ी दाल मांगता है, शायद इसलिए कि दाल ही वो चीज़ है जो सबको थोड़ी थोड़ी मिल सकती है। यह हमें दिखाता है कि पेट भरा होने का ये नाटक उस परिवार की ज़रूरत और प्यार से जन्मी एक आदत बन चुकी है। और सिद्धेश्वरी का आखिरी झूठ ये उसके पति मुंशी जी के लिए है।
वो उनसे कहती है कि उनके बेटे ने उनकी बहुत तारीफ की, कहा कि बाबूजी देवता के समान हैं। ये एक छोटा सा झूठ है जो एक बेरोजगार आदमी के टूटे हुए स्वाभिमान को जोड़ने की एक कोशिश भर है। तो हम कहानी के किरदारों और उनके झूठ को तो समझ गए, पर सवाल ये है कि इतनी सीधी साधी कहानी में इतना गहरा असर पैदा कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है अमरकांत की लिखने की कला में। उनके लिखने के अंदाज की कुछ खास बातें हैं। पहला है यथार्थवाद, यानी सच्चाई को बिना किसी पर्दे के दिखाना, जैसा हमने प्रमोद की हालत में देखा। फिर है सहज भाषा, जो सीधे दिल में उतरती है। और सबसे खास है संकेतों का इस्तेमाल, जहां हर झूठ, हर खामोशी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। और ये एक लाइन उनके लिखने की कला का सार है। उनकी कहानियों में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। वो जीवन की कहानी ठीक वैसे ही कहते हैं जैसे जीवन असल में अपनी रफ्तार से चलता है। तो आखिर में इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये दोपहर का भोजन हमें गरीबी, परिवार, त्याग और सबसे बढ़कर सम्मान के बारे में क्या सिखाता है? इस कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है। सिद्धेश्वरी अपने प्यार और छोटे छोटे झूठों से अपने परिवार के लिए एक ढाल बन जाती है, जो उन्हें गरीबी के चुपते हुए एहसास से बचाती है। इस परिवार का संघर्ष एक बेहतर कल की उम्मीद पर टिका है। और यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि जिस घर में पेट भरने के लिए खाना भी पूरा नहीं पड़ता, वहाँ अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है तो वो है प्यार। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि परिवार के पास क्या नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि उनके पास क्या बेशुमार है। तो ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा, जिस घर में हर कोई दूसरे के लिए अपनी भूख तक कुर्बान करने को तैयार हो, उस घर में असल में सबसे अमीर कौन है?